नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथी एचआई एंकर शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर हुई बहस। कोर्ट ने एसआईआर को बताया वोटर फ्रेंडली। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जमकर बरसे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर। कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल लगा रहे झूठे आरोप। हर हार के बाद नए बहाने ढूंढती है कांग्रेस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर वोट खरीदने के गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा, सिद्धारमैया को बादामी में जिताने के लिए खरीदे गए थे वोट। तीसरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहा फोकस। विदेश मंत्री ने कहा, सरकार और उद्योग के बीच संबंधों को मिलेगी गति। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत पेश करेगा दावेदारी। आईओए ने विशेष आम बैठक में मेजबानी की दावेदारी को दी औपचारिक मंजूरी। 31 अगस्त तक जमा करने होंगे दस्तावेज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई आज भी जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता बताती है कि ये प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सिंघवी ने कहा, असम में चुनाव आयोग की ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति फौरन ट्राइब्यूनल जा सकता है, लेकिन बिहार में आयोग अगर किसी को नागरिक नहीं मानता है तो अपील के लिए ऐसा कोई ट्राइब्यूनल तक नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है। वहीं जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आधार को लेकर हम आपकी दलील समझ रहे हैं, लेकिन आप नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट देखें तो ये वोटर के लिए सुविधाजनक दिखता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आयोग सभी 11 दस्तावेज मांग रहा होता तो हम एसआईआर को वोटर के खिलाफ मान सकते थे, लेकिन अगर किसी एक दस्तावेज को भी स्वीकार किया जा रहा है तो क्या ऐसा कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को मतदाता हितैषी और मतदाता अनुकूल बताया है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। साफ कहा है कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, वोटरों के हित में है। विपक्ष बिना वजह बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने आज फिर से एक बार विरोधियों विपक्षियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि बिहार में जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है एसआईआर, वह वोटर फ्रेंडली है, वह वोटरों के हित में है। और उसमें विरोधी दलों से, खासकर कांग्रेस और आरजेडी से सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह भी किया कि आप खामखा बिहार को बदनाम करने की कोशिश न करें। अब जरा समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जब ये मान रही है कि ये लोग बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, तो इन दलों की मंशा क्या है, यह समझने लायक बात है। दरअसल हमेशा से ये लोग संवैधानिक संस्था और संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक सेवा हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बिहार के लोगों का दबदबा पूरे देश में है। पूरे देश में बिहार के लोग अच्छा कर रहे हैं।
बिहार में मुजफ्फरपुर की मेयर और भाजपा नेता निर्मला देवी पर 2 वोटर आईडी होने का आरोप लगने के बाद निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने आज उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में निर्मला देवी को आरोप पर अपना जवाब 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक देने को कहा गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावी भ्रष्टाचार की नींव खुद कांग्रेस ने 1952 में हुए पहले चुनाव में ही रख दी थी, जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर हराया था। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में वोट बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया था। इस पर भी बीजेपी ने कहा कि 2004 और 2009 में हुए चुनाव में भी वोटों का आंकड़ा बढ़ा था, तो क्या उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वोटों की चोरी की थी? 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। भाजपा ने कहा कि जब जब कांग्रेस हारती है, इसका ठीकरा मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर फोड़ देती है। बीजेपी ने कहा कि जिस ईवीएम पर राहुल गांधी आज सवाल उठा रहे हैं, कभी उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उनके पिता राजीव गांधी ने पूरा भरोसा जताया था और बैलेट पत्र को बंद करने की मांग उठाई थी। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 70 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। वोट चोरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी जवाब देते हुए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बुधवार को भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता बन गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्ष में हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अमित मालवीय ने आगे कहा कि 1980 में पहली बार सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ, लेकिन जब वो भारत की नहीं बल्कि इटली की नागरिक थी। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को
संशोधन किया गया था, जिसमें सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 145 के क्रमांक 388 पर जोड़ दिया गया। ये उस कानून का उल्लंघन है जो मतदाता पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य करता है। आगे अमित मालवीय ने यह भी बताया कि 1982 में भारी विरोध के बाद सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, लेकिन 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 140 में 236वें नंबर पर दर्ज हुआ, जिसकी 1 जनवरी 1983 योग्यता तिथि मानी गई, जबकि भारतीय नागरिकता उन्हें 30 अप्रैल 1983 को मिली। सोनिया गांधी का नाम नागरिकता की बुनियादी आवश्यकता पूरी किए बिना 2 बार मतदाता लिस्ट में शामिल किया गया। पहली बार 1980 में एक इटली की नागरिक के तौर पर और फिर 1983 में कानूनी तौर पर भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ दिए जा रहे बयानों के बीच पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर वोट खरीदने का बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बादामी में जिताने के लिए वोट खरीदे गए थे। उनका कहना है कि मैं ही उन्हें बादामी लेकर आया था। सिद्धारमैया अपने गृह क्षेत्र चामुंडेश्वरी में हारने वाले थे। ये पता चलने पर मैं ही उन्हें बादामी लेकर आया और वहां विधायक बी चिम्मनकट्टी से मिलवाकर चुनाव लड़वाया। वहां चिम्मनकट्टी की मदद से उधार के पैसों से वोट खरीदे। इसी बीच कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बागलकोट जिले की बादामी विधानसभा सीट पर चुनाव कानूनों का उल्लंघन किया गया। सिरोया ने अपने पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिद्धारमैया के नजदीकी माने जाने वाले सीएम इब्राहिम के एक सार्वजनिक भाषण का हवाला भी दिया है। सीएम इब्राहिम के सनसनीखेज दावे में बताया गया है कि इस खरीद के पैसे सिद्धारमैया ने 6 महीने बाद चुकाए। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग से इस कथित बड़े चुनावी भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। भाजपा नेता ने यह भी पूछा कि क्या 2006 में चामुंडेश्वरी उपचुनाव में भी इसी तरह वोट खरीदे गए थे, जब सिद्धारमैया मात्र 257 मतों से जीते थे। ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेंगलुरु में मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के आवास पर छापा मारा है। ये छापे कर्नाटक, गोवा और मुंबई में मारे गए। आरोप है कि लौह अयस्क का अवैध खनन कर विदेश भेजा गया, जिससे सरकार को 38 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन ईडी का मानना है कि यह नुकसान कई 100 करोड़ का है। 24 से ज्यादा ईडी अधिकारियों ने घर पर मौजूद दस्तावेजों की जांच की है। विधानसभा सत्र चलने के कारण विधायक सतीश सैल और उनका परिवार बेंगलुरु में है। अवैध अयस्क तस्करी के एक मामले में जेल की सजा काट चुके विधायक सैल को मल्लिकार्जुन शिपिंग कंपनी के जरिए बेलेकेरी बंदरगाह से विदेशों में अवैध अयस्क तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। सेवानिवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े के नेतृत्व वाली एक टीम की एक शिकायत के आधार पर जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने पिछले अक्टूबर में सतीश सैल को 7 साल की जेल और 44 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सैल ने न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील पर विचार करते हुए न्यायालय ने सजा निलंबित कर दी और जमानत देते हुए जुर्माने की राशि का 25% जमा करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के मुताबिक यदि आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और इसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। बता दें कि 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और 21 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके साथ ही 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को मतदान होगा। 9 सितंबर को ही मतगणना होगी। आयोग ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।
वहीं संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते जगदीप धनखड़ ने 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद से ही उपराष्ट्रपति पद खाली है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजस्थान के मालपुरा में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत शहर की पुरानी तहसील स्थित बारादरी बालाजी मंदिर से हुई, जो विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, जिला महामंत्री संत कुमार जैन, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जैन सहित कई पूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर यात्रा की शोभा बढ़ाई। स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों और नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। इस दौरान पूरे शहर का माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। आयोजकों ने यात्रा को जन जन तक देश प्रेम का संदेश पहुंचाने की दिशा में एक सफल कदम बताया। उधर बिहार के जहानाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर गांधी मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत सुबह हुई, जहां सभी प्रतिभागियों के हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे और राष्ट्रभक्ति के नारों से पूरा रास्ता गूंज रहा था। पूरे रास्ते भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष होते रहे। यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य युवा पीढ़ी में देश के प्रति प्रेम, एकता और सम्मान की भावना को मजबूत करना है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने सीएम आवास से तिरंगा फहराया, फिर खुद जाकर पहले तिरंगे को अपने घर की छत पर लगाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। उन्होंने अपने सीएम आवास पर से राष्ट्र ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर लाकर स्वतंत्रता दिवस पर फहराने का संदेश दिया। इस अभियान का उद्देश्य हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजस्थान के जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें वायुसेना के विमान पुष्प वर्षा करेंगे, साथ ही सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी। मेहरानगढ़ में शाम को ड्रोन शो होगा। इसमें 550 ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। जोधपुर की संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। पंद्रह अगस्त को जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम जोधपुर में हो रहा है, उसी के क्रम में आज ये फुल रिहर्सल किया गया था। इस रिहर्सल का उद्देश्य है
कि 15 अगस्त के प्रोग्राम में यदि कहीं कोई किसी भी स्टेज के ऊपर कोई कमी पूर्ति रह जाती है तो वो ऐसी कमियों को अभी आइडेंटिफाई करना। फिर 15 अगस्त का ये जो प्रोग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों का इस बार जो है पार्टिसिपेशन है। एयरफोर्स के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी एंड आर्मी के जो वेपन्स हैं, आर्मी के वेपन्स आपने देख सकते हैं, वह सामने वेपन्स इनका डिस्प्ले होगा। दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के लिए कई तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का काफी मूवमेंट रहता है। कल रात 10 बजे से सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके तहत किसी भी कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद है। सोशल मीडिया पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सभी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी मूवमेंट रहता है, जो कि वीआईपीज़ का मूवमेंट्स भी रहता है काफ़ी। तो इसमें हम लोग ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं। 10 बजे से रात में, जैसे कल रात में 10 बजे से हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे बॉर्डर्स पे, तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हम नहीं आने देते हैं। और ये जब तक कि हमारा ये अरेंजमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होता है रेड फोर्ट का, तब तक रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ऐसे हम 14 की रात में 10 बजे से लगाएंगे रिस्ट्रिक्शंस, और 15 अगस्त को भी जो भी बॉर्डर्स पे हमारे जो व्हीकल्स का रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हम पालन करेंगे। कुछ हमारी रोड्स हैं जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग मूवमेंट हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो हिसाब से हमारा स्टाफ प्रॉपरली ब्रीफ्ड है, उनको हम लोग को प्रॉपर हम लोग अर्ली मॉर्निंग से हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहता है और हमारा नाइट विजिल भी रहता है। तो उसके तहत हम लोग अपने तरीके से पूरी तैयार हैं। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर रेल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और उसके बाद बाकी बचे दिन के लिए नियमित समय के अनुसार मेट्रो का संचालन होता रहेगा। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत होते रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आज दिल्ली में तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आईएसएमआर में भाग लेकर प्रसन्नता हुई। आईएसएमआर की भारत सिंगापुर व्यापार गोलमेज सम्मेलन आईएसबीआर प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सार्थक बातचीत हुई। अमेरिका में इंडियाना के ग्रीनवुड में बने बैप्स के स्वामीनारायण मंदिर के मेन साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस घटना पर विरोध जताते हुए दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य साइन बोर्ड का अपमान निंदनीय है। वाणिज्य दूतावास समुदाय के संपर्क में है और उसने त्वरित कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया है। महावाणिज्य दूत ने ग्रीनवुड के महापौर सहित श्रद्धालुओं और स्थानीय नेतृत्व को संबोधित करते हुए एकता और एकजुटता का आह्वान किया और उपद्रवियों को लेकर सतर्कता बरतने का आह्वान किया। भारतीय ओलंपिक संघ की बुधवार को आयोजित हुई विशेष आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को औपचारिक मंजूरी मिल गई। आईओए मुख्यालय में आज इसको लेकर एसजीएम आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से इस बात पर मोहर लगी। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि मेजबान शहर को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। भारत को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करना है। कनाडा के इस दौर से हटने के बाद भारत को इसकी मेजबानी मिलने की संभावना बढ़ गई है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एज अ कंट्री, आपको पता ही है कि 2030 का कॉमनवेल्थ के लिए हम लोग बिड कर रहे हैं और समर ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहे हैं और उसके बाद 2036 के ओलंपिक के लिए बिड कर रहे हैं। तो इसका ये लाना और करना हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, ओलंपिक लाना इंडिया में, और आई थिंक बहुत अच्छे समय पे हो गया है और जल्द से जल्द हो गया है, तो बहुत ही अच्छा।
राजस्थान के दौसा जिले में एक दुखद घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क हादसे पर दुख जताया। अपने शोक संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, राजस्थान के दौसा में हुए एक हादसे में हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैंने एक बार को सोचा तो